वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ एमएस इंग्लिश। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रशियन राइटर लीव टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबक आमोज कहानी 3 क्वेश्चंस। ये कहानी हमें सिखाता है कि जिंदगी में आने वाला हर एक लम्हा, हर एक शख्स और हर एक काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कल हो ना हो। इसीलिए हमें इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए कि अपना भी टाइम आएगा, क्योंकि आपके पास जो टाइम है ना, अभी जो टाइम है ना, वही आपका अपना वक्त है, वही आपका अपना टाइम है। इसे जाया ना करें। तो आइए बगैर किसी इंतजार के इस कहानी को शुरू करते हैं। It once occurred to a certain Tsar that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक बादशाह के मन में ख्याल आया कि अगर उसे किसी काम को करने का सही वक्त पता चल जाए, अगर वो ये जान जाए कि किसकी बात को सुनना है और किससे अवॉइड करना है, और सबसे बढ़कर ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है जिसे उसको करना चाहिए, तो वो कभी भी किसी काम में नाकाम नहीं होगा। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom. और इस ख्याल के आने के बाद उसके मन में उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया that he would give a great reward to anyone who would teach him. वो उसे बहुत बड़ा इनाम देगा जो कोई उन्हें ये बता दे What was the right time for every action कि किसी भी काम को करने का सही वक्त क्या है, and who were the most necessary people कौन से लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, and how he might know what was the most important thing to do. और उन्हें कैसे ये पता चले कि कौन सा काम उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। And learned men came to the Tsar, but they all answered his questions differently. और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ज़ार के पास आए, लेकिन सबों ने उनके सवालों का जवाब अलग अलग तरीके से दिया। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and year and must live strictly according to it. फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी काम का सही वक्त जानने के लिए दिन, महीनों और साल का एक टेबल तैयार करना चाहिए और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। Only thus, said they, could everything be done at its proper time. उन्होंने कहा सिर्फ तभी सब काम को सही वक्त पर किया जा सकेगा। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. दूसरों ने ये डिक्लेयर किया कि ये इम्पॉसिबल है कि पहले से तय किया जा सके कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। But that, not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attain to all that was going on and then do what was the most needful. लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अपने वक्त को यूं ही बर्बाद करता रहे, बल्कि उसे हर काम को अटेंड करना चाहिए और उसमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है उसे करना चाहिए। Others again said that however attentive the Tsar might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. कुछ ने फिर ये कहा कि ज़ार जितना भी अटेंटिव क्यों ना हो, ये एक आदमी के लिए नामुमकिन है कि वो तय कर सके कि किसी भी काम का सही वक्त क्या है। But that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything. बल्कि उनके पास
अक्लमंद लोगों की एक जमात होनी चाहिए जो किसी भी चीज़ के वक्त को तय करने में उनकी मदद करे। But then again, others said there were something which could not wait to be laid before a council. लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ काम ऐसे हैं जिसको काउंसिल के पास पेश करने का इंतज़ार नहीं किया जा सकता, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. बल्कि उन्हें फ़ौरन तय करना पड़ता है कि ये काम करना है या नहीं। But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. लेकिन इसको डिसाइड करने के लिए किसी को पहले से पता होना चाहिए कि क्या होने को है। It is only magicians who know that. ये सिर्फ जादूगर ही हैं जो इस बात को जानते हैं। And therefore, in order to know the right time for every action, one must consult magicians. और इसीलिए किसी काम का सही वक्त तय करने के लिए जादूगरों से कंसल्ट करना चाहिए। Equally various were the answers to the second questions. इसी तरह दूसरे सवाल के आंसर्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। Some said the people the Tsar most needed were his counselors, others the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. कुछ ने कहा कि ज़ार को जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो उनके काउंसलर्स हैं, मशवरा देने वाले लोग हैं। कुछ ने कहा प्रीस्ट हैं, कुछ ने कहा डॉक्टर, और कुछ ने कहा कि वॉरियर्स जो हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। To the third question as to what was the most important occupation, तीसरे सवाल के जवाब में कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, some replied that the most important thing in the world was science. कुछ ने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ साइंस है। Others said it was a skill in warfare. दूसरों ने कहा जंग लड़ने की महारत। And others again that it was religious worship. और कुछ ने कहा कि इबादत करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। इस तरह ज़ार को बहुत सारे लोगों ने आकर उनके सवालों का जवाब दिया। आपको क्या लगता है, ज़ार उनके जवाब से मुतमईन हो गया होगा? अगर आप ज़ार की जगह होते तो आप इनमें से कौन सा मशवरा मान लेते कि हाँ उसी तरह आपको रहना चाहिए? ज़ार भी मुतमईन नहीं हुआ। बिल्कुल। आइए आगे पढ़ते हैं इस कहानी को। All the answers being different, the Tsar agreed with none of them and gave the reward to none. चूँकि सभी जवाबात मुख्तलिफ थे, ज़ार किसी भी जवाब से मुत्तफिक नहीं हुआ और किसी को रिवार्ड भी नहीं दिया। But still wishing to find the right answer to his questions, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. लेकिन अपने सवालों के सही जवाबात को जानने की चाहत में उन्होंने एक हर्मिट से मिलने का फ़ैसला किया जो अपनी अक्लमंदी के लिए बहुत मशहूर थे। The hermit lived in a wood which he never quitted and he received none but common folk. हर्मिट एक जंगल में रहता था जिसे वो छोड़कर कहीं नहीं जाता था और सिर्फ आम इंसानों से ही उनकी मुलाकात हुआ करती थी। So the Tsar put on simple clothes. इसलिए ज़ार ने मामूली लिबास को पहन लिया। And before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse. और हर्मिट के सेल के पास पहुंचने से पहले अपने घोड़े से उतर गया। And leaving his bodyguard behind, went on alone. और अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़कर वो अकेले गया। When the Tsar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब ज़ार वहाँ पहुँचा तो हर्मिट अपने हट के सामने ज़मीन को खोद रहा था। Seeing the Tsar, he greeted him and went on digging. ज़ार को देखकर वो उसका इस्तकबाल किया और फिर अपने काम में लग गया।
The hermit was frail and weak, and each time he struck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. hermit बहुत ही लागर और कमज़ोर था। हर बार जब वो अपने कुदार को ज़मीन पर मारता और कुछ मिट्टी को निकालता, उसकी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलती। The Tsar went up to him and said, ज़ार hermit के पास गया और कहा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. ऐ अक्लमंद hermit, मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब मांगने आया हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time? सही वक्त पे सही काम को करना मैं कैसे सीखूं? Who are the people I most need? And to whom should I therefore pay more attention than to the rest? वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिनको दूसरों से ज़्यादा मुझे ध्यान देना चाहिए? And what affairs are the most important and need my first attention? और वो कौन से काम हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे मुझे सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए? The hermit listened to the Tsar but answered nothing. hermit ज़ार की बातों को सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। He just spat on his hand and recommenced digging. उसने उसके हाथ को थपथपाया और फिर से खोदना शुरू कर दिया। You are tired, said the Tsar. Let me take the spade and work a while for you. ज़ार ने कहा, आप थक गए होंगे, आप अपना कुदाल मुझे दे दें और थोड़ी देर आपके लिए काम करने दें मुझे। Thanks, said the hermit, and giving the spade to the Tsar, he sat down on the ground. hermit ने ज़ार का शुक्रिया अदा किया और कुदाल उन्हें देकर ज़मीन पर बैठ गया। When he had dug 2 beds, the Tsar stopped and repeated his questions. 2 सीड बेड खोदने के बाद ज़ार रुका और अपने सवाल को दोहराया। The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, Now rest a while and let me work a bit. hermit ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उठा और कुदाल के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, अब आप थोड़ी देर आराम कर लें और मुझे काम करने दें। But the Tsar did not give him the spade and continued to dig. लेकिन ज़ार ने उन्हें कुदाल नहीं दिया और खोदना जारी रखा। The sun began to sink behind the trees. सूरज दरख्तों के पीछे डूबने लगा था। And the Tsar at last struck the spade into the ground and said, और आखिरकार ज़ार ने कुदाल को ज़मीन पर मारा और कहा, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so, and I'll return home. अक्लमंद इंसान, मैं अपने सवालों के जवाब के लिए आपके पास आया। अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं बता सकते तो कह दीजिए, ताकि मैं अपने घर वापस चला जाऊं। ये hermit बार बार उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या मसला है? क्या लगता है आपको? ये क्यों बार बार उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है? ज़रूर कोई बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो आखिर क्या समझाना चाहते हैं अपने खामोशी से। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. hermit ने कहा, ये कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, चलो देखते हैं कौन है। The Tsar turned round and saw a bearded man come running out of the wood. ज़ार पीछे मुड़ा और देखा एक दाढ़ी वाला इंसान जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा है। The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. वो आदमी अपने हाथों से अपने पेट को दबाए हुए था और इसके नीचे से खून बह रहा था। When he reached the Tsar, he fell fainting on the ground, moaning feebly. जब वो ज़ार के पास पहुंचा, कमज़ोरी से कराहते हुए बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। The Tsar and the hermit unfastened the man's clothing. ज़ार और hermit ने उस आदमी के कपड़े को खोला
There was a large wound in his stomach. उस आदमी के पेट में एक बड़ा सा जख्म था. The Tsar washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel the hermit had. जार ने जितना बेहतर तरीके से हो सकता था उस जख्म को धो दिया और अपने हैंकरचीफ और हर्मिट के टॉवल की मदद से उसे बांध दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द जार अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज, सोक विथ वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड. लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ और जार ने उसके गर्म खून से लथपथ बैंडेज को बार बार हटाया, धोया और फिर से उस जख्म को बांध दिया. When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. जब आखिरकार खून बहना बंद हुआ, वो आदमी में जान आ गई फिर से और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. The Tsar brought fresh water and gave it to him. जार ताज़ा पानी लाया और उसे दे दिया. Meanwhile, the sun had set and it had become cool. उसी दौरान सूरज गुरूब हो चुका था और मौसम भी सर्द हो चुका था. So the Tsar, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. इसलिए जार हर्मिट की मदद से उस आदमी को हट में ले आया और बिस्तर पे लिटा दिया. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. बिस्तर पे लेटते ही उस आदमी ने अपनी आंखों को बंद किया और खामोश हो गया. But the Tsar was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. लेकिन पैदल चलने और काम करने की वजह कर जार इतना थक चुका था कि वो दहलीज पर ही झुककर बैठ गया और ऐसी गहरी नींद में सो गया कि गर्मी की छोटी सी रात गुजर गई. When he awoke in the morning, जब सुबह में वो जागा, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. इससे पहले कि उसे याद आती कि वो कहाँ था या बिस्तर पर लेटा हुआ वो अजनबी शख्स जो इरादतन अपनी चमकती आंखों से उसे घूर रहा था, वो कौन था? Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the Tsar was awake and was looking at him. जब उस दाढ़ी वाले इंसान ने देखा कि जार जाग गया है और उसे देख रहा है तो उसने अपनी कमज़ोर आवाज़ से कहा, मुझे माफ़ कर दें. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the Tsar. जार ने कहा, मैं तो आपको जानता भी नहीं और किस चीज़ के लिए आपको माफ़ कर दूं. You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who sought to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी क्योंकि आपने उसके भाई को फांसी पे चढ़ा दिया था और उसके प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. मुझे पता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले गए हैं और मैंने आपके वापसी के रास्ते पर आपको मारने का फैसला कर लिया था. But the day passed and you did not return. लेकिन दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए. So I came out from my ambush to find you. इसलिए आपको ढूंढने के लिए मैं अपनी घात लगाकर हमला करने वाली जगह से निकल आया. And I came upon your bodyguard and they recognized me and wounded me. और मेरा सामना आपके बॉडीगार्ड से हो गया. उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया. I escaped from them but should have bled to death
had you not dressed my wound. मैं तो उनसे बच गया, लेकिन अगर आपने मेरे ज़ख्मों को ड्रेस नहीं किया होता, नहीं बांधा होता, तो खून बहते बहते मेरी मौत हो गई होती। I wished to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचा ली। Now, if I live and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same. Forgive me. अब अगर मैं ज़िंदा रहा और अगर आपकी मर्ज़ी हुई तो मैं आपके बहुत ही वफ़ादार ग़ुलाम की तरह आपकी खिदमत करूँगा और अपने बच्चों को भी कहूँगा ऐसा करने को। माफ़ कर दे मुझे। The Tsar was very glad to have made peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend. ज़ार बहुत खुश था कि उसके दुश्मन के साथ इतनी आसानी से सुलह हो गई और उसे एक दोस्त के तौर पर हासिल भी कर लिया। And he not only forgave him, but said he would send his servants and his own physicians to attend him and promised to restore his property. और उन्होंने उसे सिर्फ माफ़ी नहीं किया बल्कि ये भी कहा कि वो अपने नौकरों को और डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा और उसकी प्रॉपर्टी को वापस करने का वादा भी किया। Having taken leave of the wounded man, the Tsar went out into the porch and looked around for the hermit. ज़ख्मी आदमी से इजाज़त लेने के बाद ज़ार बाहर निकलकर डेवड़ी पर आया और हर्मिट को आसपास तलाश किया। Before going away, he wished once more to beg an answer to the questions he had put. जाने से पहले एक बार फिर वो अपने सवालों का जवाब जानना चाहते थे। The hermit was outside on his knees, sowing seeds in the bed that had been dug the day before. वो हर्मिट बाहर में अपने घुटनों के बल बैठकर उसी खेत में बीज बो रहा था जिसे पिछले दिन खोदा गया था। The Tsar approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my questions, wise man." ज़ार उसके पास पहुंचा और कहा कि अक्लमंद इंसान, आखिरी बार मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब दे दें। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the Tsar who stood before him. हर्मिट जो अब भी अपने पतले पतले पैरों पर बैठा सामने ज़ार को खड़ा देख रहा था, उसने जवाब दिया, आपको जवाब मिल चुका है। How answered? What do you mean? asked the Tsar. ज़ार ने कहा, कैसे जवाब मिल गया? क्या मतलब है आपका? Do you not see? replied the hermit. हर्मिट ने जवाब दिया, क्या आप नहीं देखते? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented of not having stayed with me. अगर कल आप मेरी कमज़ोरियों पर तरस खाकर नहीं रुके होते और उन बेड्स को मेरे लिए नहीं खोदा होता, लेकिन अपने रास्ते अगर चले गए होते तो वो आदमी आप पर अटैक कर दिया होता और आपको मेरे साथ नहीं रुकने का पछतावा होता। So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. इसलिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप मेरे लिए बेड खोद रहे थे और मैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था और मेरे लिए जो आप भलाई कर रहे थे वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम। Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. For if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़कर आया तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर आपने उनके जख्मों को नहीं बांधा होता तो वो
आपसे सुलह किए बगैर ही मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। इसीलिए वही आदमी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और उसके लिए आपने जो कुछ भी किया वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। It is the most important time because it is the only time when we have any power. इसलिए याद रखो, सिर्फ एक ही वक्त है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है नाउ, अभी। क्योंकि यही वो वक्त है जिस पे इंसान को कुछ कुदरत हासिल है, कुछ कर सकता है। The most necessary man is he with whom you are, for no man knows whether he will ever have dealing with anyone else, and the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life. जिसके साथ अभी आप हैं वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट शख्स है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किसी और से उसकी मुलाकात होगी या मामलात होंगे कि नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम यह है कि आप उसके लिए भलाई का काम करें, क्योंकि सिर्फ इसी मकसद के लिए इंसान को ज़िंदगी दी गई। जी हाँ, हमें हर काम को अपना इम्पॉर्टेंट काम समझना चाहिए और हर वक्त को अपना इम्पॉर्टेंट वक्त समझना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में कामयाब रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।